नमस्कार और आकाशवाणी पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश चौहान जी हैं, जो राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी NRSC के निदेशक हैं। डॉक्टर चौहान एक प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उनके प्रमुख योगदानों में शामिल है पृथ्वी अवलोकन अनुप्रयोग, चंद्रयान मिशन और कैपेसिटी बिल्डिंग। चौहान जी को उनके काम के लिए कई पुरस्कार और सम्मान से भी नवाजा गया है। इसमें है एशिया पैसिफिक रीजन एक्सीलेंस इन स्पेस अवार्ड 2023 और सतीश धवन अवार्ड 2016, इसरो मेरिट अवार्ड 2010। आज के कार्यक्रम में हम डॉक्टर प्रकाश चौहान जी के साथ अंतरिक्ष अनुसंधान और अनुप्रयोगों पर चर्चा करेंगे और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के महत्व को भी समझेंगे। इस दिवस पर आपका आकाशवाणी के हैदराबाद के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम जी। हम सवालों का सिलसिला अपना शुरू करें। इससे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का महत्व क्या है। जैसा कि आप सभी को विदित है जी, 2023 अगस्त को भारत का चंद्रयान 3 मिशन जो था वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सक्सेसफुली जो है वो लैंड किया था जी। और भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बना था। तो इसी सफलता को मद्देनजर रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिवस को भारतीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में इसको मनाने का आह्वान किया और पिछले साल 2024 में 23 अगस्त 2024 को प्रथम अंतरिक्ष दिवस बड़ी धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया गया था और इसी क्रम में इस बार 23 अगस्त 2025 को फिर से ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया जाएगा और ये मेन कार्यक्रम जो है वो नई दिल्ली में होगा। और इससे पहले कई इसके जो है छोटे कार्यक्रम जो हैं पूरे देश भर में अंतरिक्ष दिवस को मनाने के लिए चल रहे हैं, जिसमें कि इसरो की तरफ से और इसरो के जितने भी सेंटर्स हैं उनकी तरफ से बढ़ चढ़ कर जो है अंतरिक्ष के कार्यक्रमों को जनता को बताने के लिए और अंतरिक्ष का हमारे जीवन में महत्व समझाने के लिए इन कार्यक्रमों में काफी संख्या में हमारे विद्यार्थी और जितने भी हमारे दूर दराज क्षेत्रों के लोग हैं और सामान्य जन बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। जी, NRSC जो है वो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर क्या क्या गतिविधियां आयोजित कर रहा है? तो जैसे मैंने बताया सीमा जी कि NRSC भी हमारे जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान या इसरो जिसको हम बोलते हैं उसका एक अभिन्न अंग है और यहाँ हैदराबाद में तेलंगाना राज्य में NRSC की प्रेजेंस पिछले 50 वर्षों से रही है जी। तो इसी क्रम में तेलंगाना में और जितने हमारे साथ में लगे हुए प्रदेश हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है और महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, इन सब राज्यों में अंतरिक्ष कार्यक्रमों की जानकारी जो है सामान्य लोगों को देने के लिए NRSC ने भी इस बार जो है 6 से 8 मेजर कार्यक्रम किए हैं। इसके अलावा जो हमारा ट्रेनिंग और आउटरीच ग्रुप है वो लगभग मई से लेके अभी तक 30 ऐसे कार्यक्रम जो है जिसमें कि हम स्कूल के और कॉलेज के स्टूडेंट्स को अंतरिक्ष के बारे में जानकारी देते हैं, अंतरिक्ष के क्या कार्यक्रम अभी चल रहे हैं, आगे आने वाले समय में क्या क्या बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं और अंतरिक्ष का क्या लाभ है उन सब के बारे में बताया जाता है। तो इस क्रम में लगभग हमने 5 से 8 कार्यक्रम जो कि भारतीय हमारा जो अंतरिक्ष दिवस है उससे संबंधित अभी जो है उन कार्यक्रमों को अभी खत्म किया है। लगभग 34,000 इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट किए हैं पिछले 15 से 20 दिन के अंदर। जी, अभी हम बात जैसे करें कि अंतरिक्ष शिक्षा और जागरूकता जो है वो बढ़ाई जा रही है, चाहे वो NRSC की तरफ से की जा रही हो या फिर इसरो की तरफ से की जा रही हो। इसी सिलसिले में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है इस दिशा में कैसे योगदान कर रहा है अंतरिक्ष शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने में। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसा कि आपको पता ही है भारत एक युवा देश है और भारत को विकसित देश बनाने की जो परिकल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है उसमें हमारे युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी युवा जो हैं वो आज बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दे रहे हैं। इस क्रम में हमने अभी NRSC में और हमारे इसरो हेडक्वार्टर के माध्यम से एक भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन का आयोजन किया था जो कि हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए था। इसमें लगभग पूरे देश भर से प्रथम चरण में 8,000 से ज्यादा जो टीमें थी उन्होंने उसमें रजिस्ट्रेशन किया और उसमें से लगभग हमने 30 टीमों को शॉर्ट लिस्ट किया था और वो सब लोग यहाँ NRSC हैदराबाद में 36 आवर्स का हैकाथॉन जिसमें कि लगभग 30 प्रॉब्लम्स जो थी आइडेंटिफाई की गई थी उनके सॉल्यूशंस के लिए वो बैठे और उन्होंने उनका समाधान किया
और उसमें से हमने 3 जो सबसे अच्छे टीम्स थे जिन्होंने की सबसे अच्छा कार्य किया था उनको पुरस्कारित कर रहे हैं, और उनको नई दिल्ली में जब हमारा ये भारतीय अंतरिक्ष दिवस का कार्यक्रम होगा उसमें वहाँ बुलाया जाएगा और उनको सम्मानित किया जाएगा। तो ये कार्यक्रम के माध्यम से अंतरिक्ष के विभिन्न टेक्नोलॉजिकल क्षेत्रों में, उसके अनुप्रयोग के क्षेत्रों में किस तरह से हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो आगे बढ़ के काम कर सकती है, किस तरह से वो इनोवेशंस कर सकते हैं। तो ये हैकाथन के माध्यम से एक ऐसा कार्य अभी किया गया है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि हमारे यहाँ स्टूडेंट के इंटर्नशिप के कार्यक्रम और जो हमारे पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एनआरएससी और इसरो देता है आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में और उनके रिसर्च के क्षेत्र में काम करने के। जी बिल्कुल सही बात है। अब ये तो बात हुई कैसे जागरूकता हम फैला रहे हैं। अगर कोई इस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, मान लीजिए जैसे स्टार्टअप्स हैं उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उस दिशा में जो है वो इसरो या फिर आप एनआरएससी संस्थाएं जो है वो कैसे आगे बढ़कर अंतरिक्ष की विरासत को आगे लेके जा रहे हैं? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2023 में भारत ने स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स को लागू किया और इन रिफॉर्म्स के तहत इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 जो है भारत सरकार ने जारी की और उसमें स्पेस के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया गया है। तो इस जो पॉलिसी रिफॉर्म का जो फायदा हुआ पिछले 2 या 3 साल में लगभग 200 से 300 स्टार्टअप कंपनीज जो हैं वो भारत में स्पेस के विभिन्न क्षेत्रों में, जिसमें रॉकेट निर्माण है, सैटेलाइट का बनाना है, सैटेलाइट सेंसर्स का डेवलपमेंट करना है, ग्राउंड सेगमेंट्स के क्षेत्र में कार्य करना है और एप्लीकेशंस जो अंतरिक्ष के अनुप्रयोग हैं उसके क्षेत्र में कई स्टार्टअप कंपनियां आज भारत में काम कर रही हैं। और एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर एक नई संस्था जिसका नाम इन स्पेस है जो कि हमारी रेगुलेटरी और प्रमोटिंग बॉडी है, उसको भी बढ़ाया गया है और इन स्पेस के माध्यम से सारे स्टार्टअप्स को आज प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं और उनकी हैंड होल्डिंग करने के लिए, चूंकि ये थोड़ा तकनीकी क्षेत्र भी है, बिल्कुल। तो इसरो के जितने भी अनुभव अंतरिक्ष क्षेत्र में रहे हैं उनको साझा करने के लिए स्टार्टअप्स के साथ भी जो इनस्पेस है वो आगे बढ़ चढ़ कर काम करता है। जी। इसी क्रम में अभी कल ही एक अनाउंसमेंट हुआ है कि हमारे इनस्पेस के माध्यम से पहली बार एक 4 कंपनियों के कंसोर्शियम को अर्थ ऑब्जर्वेशन या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स बनाने का एक अवसर मिलेगा और ये प्राइवेट सेक्टर का कंसोर्शियम 12 सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा अगले आने वाले 2 या 3 साल में। और ये भारत में ऐसा प्रथम प्रयास है जहां पर 4 स्टार्टअप कंपनीज मिलकर एक पूरा का पूरा एंड टू एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टेलेशन जो है वो बनाने जा रहे हैं। जी। एनआरएससी जो है वो अपने आप में एक बड़ी संस्था है जो इसरो के साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुसंधान में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें कि वो योगदान कैसे हैं, किस तरीके से दिए जा रहे हैं। जी, इस क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने अभी देखा भी होगा हाल ही में हमने 30 जुलाई को एक जो हमारा मिशन है जो हम अमेरिका के साथ मिलकर कर रहे हैं, जिसको NISR मिशन या नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन है, इस सैटेलाइट का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक जो है वो श्रीहरिकोटा से किया गया। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन है जिसमें कि भारत और अमेरिका साथ में मिलकर एक जो हमारा सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट है जिसमें कि 2 फ्रीक्वेंसीज हैं। एक एल बैंड फ्रीक्वेंसी है जो कि नासा ने डेवलप किया है वो रेडार सिस्टम को, और एस बैंड फ्रीक्वेंसी सिस्टम जो है वो भारत ने उसको डेवलप किया है। तो ये सैटेलाइट जो है जितनी भी हमारे पृथ्वी पर रिसोर्स संबंधित जितनी जानकारियां हैं, जिसमें कि एग्रीकल्चर है या हमारा फॉरेस्ट्री है या हमारे जो जितने भी जो हिमनद वाले क्षेत्र हैं, पोलर एरियाज हैं, अंटार्कटिका है, आर्कटिक है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इन सब चीज़ों की, इन सब विषयों की पर बड़ी सटीकता के साथ निगरानी करेगा। और जो हमारे पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज के द्वारा जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उन सब की जो है ये हमको एक अर्ली वार्निंग भी देगा और आगे आने वाले समय में हम कैसे क्लाइमेट मिटिगेशन कर सकते हैं इस विषय में भी एक महत्वपूर्ण डेटा इससे NISR मिशन से आने वाला है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मिशन अभी ही रिसेंटली लॉन्च हुआ है और अगले 3 से 5 वर्षों में इसके द्वारा बहुत सारा डेटा हमें मिलने वाला है और जिससे कि आम आदमी के जीवन में क्वालिटेटिव सुधार होगा इस डेटा के एनालिसिस के आधार पर। इसी तरह से और बहुत सारे मिशन हैं जो कि जिस पर कि इसरो और NRSC आगे आने वाले फ्यूचर में काम कर रहा है, उनके बारे में कभी हम आगे और विस्तार से बताएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। जी, जैसे कि यानी इसरो NRSC के साथ मिलकर जो वर्ष 2024 की थीम थी
चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, उसको साकार कर रहा है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अंतरिक्ष अनुसंधान में जो भारत की प्रेरणादायक यात्रा है, उसे देखते हुए भारत का भविष्य जो है वो अंतरिक्ष अनुसंधान में और अंतरिक्ष में कैसा रहेगा? जी, ये बहुत आपने अच्छा प्रश्न उठाया है। जैसा कि आपने बताया कि जो भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भी योगदान पिछले 1959 या 70 के बाद जब हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ था, हमने इस अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस के बावजूद, जिसमें कि कई बार हमारे ऊपर जो है तकनीकी तौर से प्रतिबंध भी लगे या बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल डिनायल्स भी हुए। उन सब ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करते हुए आज हम जो है विश्व में अग्रणी एक स्पेस फेयरिंग नेशन के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में अब चूंकि जैसा मैं बता रहा था, स्पेस का जो सेक्टर है वो ओपन अप हुआ है और इंडिया भी जो स्पेस इकोनॉमी को डेवलप करने में हमारे आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है जी। आज लगभग हम पूरे विश्व का 3 से 4% ही स्पेस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जिस तरह से अब स्पेस सेक्टर को ओपन किया गया है, आप देखेंगे कि 2035 और 40 तक ये हमारा कंट्रीब्यूशन लगभग 8 से 10% बढ़ना चाहिए और इस स्पेस के अराउंड बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भारत में प्लान की जा रही है। इसके अलावा स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में भी, जिसमें कि आगे आने वाले चंद्रयान 4, चंद्रयान 5 और हमारा शुक्रयान मिशन है, हम लोग जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं और 1940-47 के आसपास तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को लक्ष्य दिया गया है कि चंद्रमा पर हमारा पहला अंतरिक्ष यात्री भी हम उतार सकते हैं। तो इसके अलावा जो गगनयान प्रोग्राम है, इन प्रोग्राम्स के माध्यम से भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस आगे आने वाले समय में होने वाली है और हमारे बहुत सारे जो प्रतिभाशाली युवा हैं उनको अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करने की मौके और उनको वो अपॉर्चुनिटीज आगे आने वाले समय में मिलने वाली है जी। यानी ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आने वाले वक्त में, यानी अमृत काल में, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि एक दिन आएगा जहाँ पे ये अंतरिक्ष में भी बोला जाएगा कि यात्रीगण सावधान, ये अंतरिक्ष पे इंसान उतरने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इस बार की जो थीम है एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, यानी आर्यभट्ट टू गगनयान। तो आर्यभट्ट से गगनयान तक जो प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं हैं, उसको जोड़ते हुए आपको क्या लगता है कि जो पिछली कड़ी रही है हमारे वैज्ञानिकों के, वो आने वाले समय में जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, इसके अलावा तकनीकी और बढ़ेगी, उसको कैसे जोड़ेगा? जी बिल्कुल, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, भारत एक प्राचीन सभ्यता है और विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी हमारा एक बहुत विशिष्ट इतिहास रहा है। बहुत बड़े बड़े नाम हमारे इतिहास में, जिसमें कि जैसा आपने बताया आर्यभट्ट, भास्करा, वो गणितज्ञ, वैज्ञानिक, एस्ट्रोनॉमर्स हुए हैं और जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम थी वो भी एक बहुत ही स्ट्रांग नॉलेज सिस्टम इंडिया में रहा है। तो उसी क्रम में हम प्रयासरत हैं कि किस तरह से हम हमारी प्राचीन नॉलेज बेस को और जो आधुनिक विज्ञान है उसको समायोजित करते हुए आगे आने वाले कार्यक्रमों का निर्माण करें और एक बैलेंस स्थापित करें, जिसमें कि जो भारत का ट्रेडिशनल नॉलेज है और जो हमारी मॉडर्न साइंस की नॉलेज है, साथ में लेकर हम इन चीजों को कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस बार का ये थीम जो है निर्धारित किया गया है। और हम देखेंगे, चूंकि इतिहास से हमें बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है और इस थीम के माध्यम से आगे आने वाले दिनों में भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास की अनंत संभावनाएं, जैसा मैंने बताया, खुलने वाली हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए इस थीम को निर्धारित किया गया है जी। यानी कि अवसर जो है वो विरासत से विकास की ओर जी। अच्छा, अंतरिक्ष अनुसंधान में अभी तो आपने बताया कि अवसर कितने हैं, या फिर इसरो कितनी सहायता कर रहा है, एनआरएसी कितनी सहायता कर रहा है, चाहे वो स्टार्टअप्स हो या फिर जो साइंस के स्टूडेंट्स हो उनको आगे लाने में। लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान में चुनौतियां भी उतनी ही हैं जितनी अवसर हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं से साझा करें कि वो चुनौतियां क्या क्या हैं। जी, जैसा कि मैंने बताया कि अंतरिक्ष का जो क्षेत्र है जी, वो संभावनाओं से तो भरा है, लेकिन चुनौतियां भी इसमें बहुत हैं। ये हाईली टेक्निकली कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है जी। और स्पेस को हम लास्ट फ्रंटियर मानते हैं। तो इसमें आपको 99.9 सक्सेस से कुछ नहीं होता है, इसमें आपको 100% सक्सेसफुल होना होता है, तभी आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं।
तो इसके लिए हम जो है आज हमारे देश में हमें युवाओं की ज़रूरत है जो कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली जो हैं वो सेवी हों। ऐसे बच्चे जो हैं वो हमारी शिक्षा केंद्रों से निकल कर आ रहे हैं और ये हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी टैलेंट पूल है वो भारत के कार्यक्रमों के लिए कार्य करे। तो एक तो ये हमें चुनौती है कि किस तरह से हम अपने युवाओं को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रति आकर्षित कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें इंडियनाइजेशन करना है और जो हमारी डिपेंडेंसीज हैं टेक्निकल क्षेत्र में उनको हमें रिड्यूस करना है और आत्मनिर्भरता की तरफ हम जो है जहां पर कि अंतरिक्ष में प्रयोग होने वाले कंपोनेंट्स हैं, सब कंपोनेंट्स हैं, उन क्षेत्रों में भी खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में हमें अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाना होगा, जिससे कि आज जो वैश्विक चुनौतियां हम सभी के सामने हैं हम उसको ध्यान में रखते हुए संपूर्ण तरह से एक स्वदेशी कार्यक्रम आगे बढ़ा सकें और हमारी जो डिपेंडेंसेज है दूसरे देशों के ऊपर उनको हम मिनिमाइज कर सकें। तो ये दो मेजर अभी हमें मेरे ख्याल से जो चैलेंजेस हैं इन पे हम ओवरकम करेंगे तो फिर हमको कोई रोक नहीं पाएगा और स्पेस लीडरशिप जो है हम पूरे विश्व में जो है वो उसमें से अग्रणी बनकर निकलेंगे। जी बिल्कुल। तो समय की घड़ी जो है वो टिक टिक कर रही है कि हम अपने कार्यक्रम समाप्ति की तरफ बढ़े। उससे पहले और जाते जाते इस अंतरिक्ष दिवस पे, भारतीय अंतरिक्ष दिवस पे आपका संदेश हमारे श्रोताओं के लिए। जी, इस अंतरिक्ष दिवस पर मेरा संदेश ये है कि हमारे देश के जितने भी युवा हैं वो हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम से प्रेरणा लें और अपने जीवन में एक्सीलेंस को महत्व दें। आज की डेट में सिर्फ 70%, 80%, 85% सक्सेस महत्वपूर्ण नहीं है। आपको 100% अपना कमिटमेंट और 100% सक्सेस को एम करना है। अगर आप इस उद्देश्य को ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी और आप अपने जीवन में चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कार्य कररत हों हमेशा आगे की तरफ प्रोग्रेस करेंगे और आप देखेंगे कि आप सफलता आपको धोखा नहीं देगी। जी बिल्कुल, यानी 2047 का जो अमृत काल है, जो विकसित भारत है, वो हम प्राप्त कर लेंगे और आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर प्रकाश चौहान जी, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालकर आकाशवाणी हैदराबाद को दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और आकाशवाणी हैदराबाद का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज इस अवसर पर हमें मौका दिया और आपके साथ बातचीत करने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।